नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। माँ बाप कर्ज लेते हैं किसके लिए? लड़के लड़कियों के लिए ही कि अपने भोग विलास के लिए? क्या जाने तुमने किसके लिए कर्ज लिया। मैंने तो एक पैसा भी नहीं जाना। बिना पाले इतने बड़े हो गए हो। पालने में तुम्हारा क्या लगा? जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। मेरे लिए दूध नहीं आता था, मक्खन नहीं बना था। और तुम भी चाहती हो और दादा भी चाहते हैं कि मैं सारा कर चुकाऊँ, लगान दो, लड़कियों का विवाह करो। जैसे मेरी ज़िंदगी तुम्हारा देना भरने के लिए ही है। मेरे भी दो बाल बच्चे हैं। धनिया सन्नाटे में आ गई। एक ही क्षण में उसके जीवन का मृदु स्वप्न जैसे टूट गया। अब तो वह मन में प्रसन्न थी कि अब उसका दुख दरिद्र सब दूर हो गया। जब से गोबर घर आया, उसके मुख पर हास की एक छटा खिली रहती थी। उसकी वाणी में मृदुता और व्यवहारों में उदारता आ गई। भगवान ने उस पर दया की है तो उसे सिर झुकाकर चलना चाहिए। भीतर की शांति बाहर सौजन्य बन गए थे। ये शब्द तपते हुए बालों की तरह हृदय पर पड़े और चने की भांति सारे अरमान झुलस गए। उसका घमंड चूर चूर हो गया। इतना सुन लेने के बाद अब जीवन में क्या रस रह गया। जिस नौका पर बैठकर इस जीवन सागर को पार करना चाहती थी वह टूट गई तो किस सुख के लिए जिए। लेकिन नहीं, उसका गोबर इतना स्वार्थी नहीं। उसने कभी माँ की बात का जवाब नहीं दिया, कभी किसी बात के लिए जिद नहीं की। जो कुछ रूखा सूखा मिल गया वही खा लेता था। वही भोला भाला सील स्नेह का पुतला आज क्यों ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें कर रहा है। उसकी इच्छा के विरुद्ध तो किसी ने कुछ नहीं कहा। माँ बाप दोनों ही उसका मुंह जोते रहते हैं। उसने खुद ही लेन देन की बात चलाई। नहीं, उसे कौन कहता है कि तू माँ बाप का देना चुका। माँ बाप के लिए यही क्या कम सुख है। वो इज्जत आबरू के साथ भले मांसों की तरह कमाता खाता है। उससे कुछ हो सके तो माँ बाप की मदद कर दे, नहीं हो सकता तो माँ बाप उसका गला न दबाएंगे। झुनिया को ले जाना चाहता है, खुशी से ले जाए। धनिया ने तो केवल उसकी भलाई के ख्याल से कहा था कि झुनिया को वहाँ ले जाने में उसे जितना आराम मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा झंझट बढ़ जाएगा। उसमें ऐसी कौन सी लगने वाली बात थी वो इतना बिगड़ उठा। हो न हो यह झुनिया ने ही आग लगाई है। वही बैठे बैठे उसे मंत्र पढ़ा रही है। यहाँ शौक श्रृंगार करने को नहीं मिलता। घर का कुछ न कुछ काम करना ही पड़ता है। वहाँ रुपए पैसे हाथ में आएंगे, मज़े से चिकना खाएगी, चिकना पहनेगी और टांग फैलाकर सोएगी। दो आदमी की रोटी पकाने में क्या लगता है, वहाँ तो पैसा चाहिए। सुना बाज़ार में पकी पकाई रोटियाँ मिल जाती हैं। ये सारा उपद्रव उसी ने खड़ा किया है। शहर में कुछ दिन रह भी चुकी है। वहाँ का दाना पानी मुँह लगा हुआ है। यहाँ कोई पूछता न था। यह बोधू मिल गया, इसे फांस लिया। जब यहाँ 5 महीने का पेट लेकर आई थी तब कैसे म्याऊं म्याऊं करती थी। तब यहाँ शरण न मिली होती तो आज कहीं भीख मांगती होती। यह उसी की नेकी का बदला है। इसी चुड़ैल के पीछे डांट देना पड़ा। बिरादरी में बदनामी हुई, खेती टूट गई, सारी दुर्गत हो गई। और आज ये चुड़ैल जिस पत्तल में खाती है उसी में छेद कर रही है। पैसे देखें तो आँख हो गई, तभी ऐंठी ऐंठी फिरती है। मिजाज नहीं मिलता। आज लड़का 4 पैसे कमाने लगा है ना। इतने दिनों बात नहीं पूछी तो सास का पाँव दबाने के लिए तेल लिए दौड़ती थी। डायन इसकी जीवन की निधि को उसके हाथों से छीन लेना चाहती है। दुखी स्वर में बोले, यह मद्दत तुम्हें कौन दे रहा है बेटा। तुम तो ऐसे ना थे। माँ बाप तुम्हारे ही हैं, बहनें तुम्हारी ही हैं, घर तुम्हारा ही है। यहाँ बाहर का कौन है। और हम क्या बहुत दिन बैठे रहेंगे।
घर की मर्यादा बनाए रहोगे तो तुम भी को सुख होगा। आदमी घर वालों के लिए ही धन कमाता है और किसी के लिए। अपना पेट तो सूअर भी पाल लेता है। मैं जानती थी झुनिया नागिन बनकर हमी को डसेगी। गोबर ने तिनक कर कहा, अम्मा नादान नहीं हो, झुनिया मुझे मंत्र पढ़ाएगी। तुम उसे नाहक कोस रही हो। तुम्हारी गृहस्थी का सारा बोझा मैं नहीं उठा सकता। मुझसे जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन अपने पाँव में बेड़ियाँ नहीं डाल सकता। झुनिया भी कोठरी से निकलकर बोली, अम्मा जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर न उतारो। कोई बच्चा नहीं है कि उन्हें फोड़ लूँगी। अपना भला बुरा सब समझते हैं। आदमी इसलिए नहीं जन्म लेता कि सारी उम्र तपस्या करता रहे और एक दिन खाली हाथ मर जाए। सब जिंदगी का सुख चाहते हैं, सबकी लालसा होती है कि हाथ में 4 पैसे हों। धनिया ने दांत पीस कर कहा, अच्छा झुनिया, बहुत ज्ञान न बघार। अब तो भी अपना भला बुरा सोचने योग्य हो गई है। जब यहाँ आकर मेरे पैरों पर सिर रखे रो रही थी तब अपना भला बुरा नहीं सोचा। उस घड़ी हम भी अपना भला बुरा सोचने लगते तो आज तेरा कहीं पता न होता। इसके बाद संग्राम छिड़ गया। ताने महने, गाली गलौज, थुक्का फजीहत, कोई बात न बची। गोबर भी बीच बीच में डंग मारता जाता था। हूरी परेठे में बैठा था। पुनिया बीच बचाव करने यहाँ पहुँची थी। दोनों ही ईश्वर को कोस रहे थे और दोनों अपनी अपनी निर्दोषिता सिद्ध कर रहे थे। झुनिया कड़े मुर्दे उखाड़ रही थी। आज उसे हीरा और शोभा से विशेष सहानुभूति हो गई थी, जिन्हें धनिया ने कहीं का न रखा था। धनिया की आज तक किसी से न पटी थी तो झुनिया से कैसे पट सकती है। धनिया अपनी सफाई देने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन न जाने क्या बात थी कि जनमत झुनिया की ओर था। शायद इसलिए कि झुनिया संयम हाथ से न जाने देती थी और धनिया आपे से बाहर थे। शायद इसलिए कि झुनिया कमाऊ पुरुष की स्त्री थी और उसे प्रसन्न रखने में ज़्यादा मसलहत थी। तब होरी ने आंगन में आकर कहा, मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ धनिया, चुप रह, मेरे मुंह में कालिख मत लगा। हाँ, अभी मन न भरा हो तो और सुन। धनिया फुंकार मारकर उधर दौड़े। तुम भी मोटी डाल पकड़ने चले? मैं ही दोषी हूँ, वो तो मेरे ऊपर फूल बरसा रही है। संग्राम का क्षेत्र बदल गया। जो छोटों के मुँह लगे वह छोटा। धनिया किस तर्क से झुनिया को छोटा मान ले? होरी ने व्यथित कंठ से कहा, अच्छा वो छोटी नहीं बड़ी से हैं। जो आदमी नहीं रहना चाहता क्या उसे बांध कर रखेगी? उनके हाथ पाँव हो गए, अब तो क्या चाहती है? वे दाना चारा लाकर खिलाएं। माँ बाप का धर्म सुलहो आना लड़कों के साथ है। लड़कों का माँ बाप के साथ एक आना भी धर्म नहीं है। जो चाहता है उसे आशीष देकर विदा कर दे। हमारा भगवान मालिक है, जो कुछ भोगना बदा है भोगेंगे। 40 साल 47 साल इसी तरह रोते धोते कट गए। 10-5 साल है वह भी यूँ ही कट जाएंगे। उधर गोबर जाने की तैयारी कर रहा था। इस घर का पानी भी उसके लिए हराम है। माता होकर जब उसे ऐसी ऐसी बातें कहें तो उसका मुंह भी न देखेगा। देखते ही देखते उसका बिस्तर बंध गया। झुनिया ने भी चुंदरी पहन ली। मुन्नू भी टोप और फ्रॉक पहनकर राजा बन गया। होरी ने आर्द्र कंठ से कहा, बेटा तुमसे कुछ कहने का मुंह तो नहीं है, लेकिन कलेजा नहीं मानता। क्या जरा जाकर अपनी अभागिनी माता के पाँव छू लोगे तो कुछ बुरा होगा? जिस माता की कोख से जन्म लिया और रक्त पीकर पले हो उसके साथ इतना भी नहीं कर सकते? गोबर ने मुंह फेर कर कहा, मैं उसे अपनी माता नहीं समझता। होरी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जहाँ रहो सुखी रहो। झुनिया ने सास के पास जाकर उसके चरणों को अंचल से छुआ। धनिया के मुंह से आशीष का एक शब्द भी न निकला। उसने आंख उठाकर देखा भी नहीं। गोबर बालक को गोद में लिए आगे आगे था। झुनिया बिस्तर बगल में दबाए पीछे। एक चमार का लड़का संदूक लिए था। गांव के कई स्त्री पुरुष गोबर को पहुंचाने गांव के बाहर तक आए और धनिया
बैठी रो रही थी, जैसे कोई इसके हृदय को आरे से चीर रहा हो। उसका मातृत्व रोने के समान हो रहा था, जिसमें आग लग गई हो और सब कुछ भस्म हो गया हो। बैठकर रोने के लिए भी स्थान न बचा हो। इधर कुछ दिनों से राय साहब की कन्या के विवाह की बातचीत हो रही थी। उसके साथ ही इलेक्शन भी सिर पर आ पहुँचा था, मगर इन सबों से आवश्यक उन्हें दीवाने में एक मुकदमा दायर करना था, जिसकी कोर्ट फीस ही 50,000 होती थी। ऊपर के खर्च अलग। राय साहब के साले, जो अपनी रियासत के एकमात्र स्वामी थे, इन जवानी में मोटर लड़ जाने के कारण गत हो गए थे और राय साहब अपने कुमार पुत्र की ओर से उस रियासत पर अधिकार पाने के लिए कानून की शरण लेना चाहते थे। उनके चचेरे सालों ने रियासत पर कब्जा कर लिया था और राय साहब को उसमें से कोई हिस्सा देने पर तैयार न थे। राय साहब ने बहुत चाहा कि आपस में समझौता हो जाए और उनके चचेरे साले माकूल गुजारा लेकर हट जाएं। यहाँ तक कि वह उस रियासत की आधी आमदनी छोड़ने पर तैयार थे, मगर सालों ने किसी तरह का समझौता स्वीकार न किया और केवल लाठी के जोर से रियासत में तहसील वसूल शुरू कर दी। राय साहब को अदालत की शरण जाने के सिवा कोई मार्ग न रहा। मुकदमे में लाखों का खर्च था, मगर रियासत भी 20 लाख से कम की जायदाद न थी। वकीलों ने निश्चित रूप से कह दिया था कि ये तीनों काम एक साथ आ पड़े थे और उन्हें किसी तरह टाला न जा सकता था। कन्या की अवस्था 18 वर्ष की हो गई थी और केवल हाथ में रुपए न रहने के कारण अब तक उसका विवाह टलता जाता था। खर्च का अनुमान 1 लाख का था। जिसके पास जाते वही बड़ा समूह खोलता, मगर हाल में एक बड़ा अच्छा अवसर हाथ आ गया। कुंवर दिग्विजय सिंह की पत्नी यक्षमा की भेंट हो चुकी थी और कुंवर साहब अपने उजड़े घर को जल्द से जल्द बसा लेना चाहते थे। सौदा भी वारे से तय हो गया और कहीं शिकार हाथ से निकल न जाए, इसलिए इसी लग्न में विवाह होना परम आवश्यक था। कुंवर साहब दुर्वासनाओं के भंडार थे। शराब, गांजा, अफीम, मदक, चरस, ऐसा कोई नशा न था जो वह न करते हों। और अय्यासी तो रईस की शोभा है। वह रईसी क्या जो अय्यास न हो। धन का उपयोग और किया ही कैसे जाए, मगर इन सब दुर्गुणों को होते हुए भी वह ऐसे प्रतिभावान थे कि अच्छे अच्छे विद्वान उनका लोहा मानते थे। संगीत, नाट्य कला, हस्तरेखा, ज्योतिष, योग, लाठी, कुश्ती, निशानेबाजी आदि कलाओं में अपना जोड़ न रखते थे। इसके साथ ही बड़े दबंग और निर्भीक थे। राष्ट्रीय आंदोलन में दिल खोलकर सहयोग देते थे। हाँ, गुप्त रूप से। अधिकारियों से यह बात छिपी न थी, फिर भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और साल में 1-2 बार गवर्नर साहब भी उनके मेहमान हो जाते थे। और अभी अवस्था 30-32 से अधिक न थी। स्वास्थ्य तो ऐसा था कि अकेले एक बकरा खाकर हजम कर डालते थे। राय साहब ने समझा, बिल्ली के भाग वो छीका टूटा। अभी कुंवर साहब सोरसी से निवृत्त भी न हुए थे कि राय साहब ने बातचीत शुरू कर दी। कुंवर साहब के लिए विवाह केवल अपना प्रभाव और शक्ति बढ़ाने का साधन था। राय साहब काउंसिल के मेंबर थे ही, यूँ भी प्रभावशाली थे। राष्ट्रीय संग्राम में अपने त्याग का परिचय देकर श्रद्धा के पात्र भी बन चुके थे। शादी तय होने में कोई बाधा न हो सकती थी और वह तय हो गई। रहा इलेक्शन, ये सोने की हंसिया थी जिसे न उगलते बनता था न निगलते। अब तक वह 2 बार निर्वाचित हो चुके थे और दोनों ही बार 1-1 लाख की चपत पड़ी थी, मगर अब की एक राजा साहब उसी इलाके से खड़े हो गए थे और डंके की चोट ऐलान कर दिया था कि चाहे हर एक वोटर को 1-1 हज़ार ही क्यों न देना पड़े, चाहे 50 लाख की रियासत मिट्टी मिल जाए, अपना नफ़ा नुकसान समझते थे, मगर राजपूत थे और पोतड़ों के रईस थे। वो चुनौती पाकर मैदान से कैसे हट जाए। यूँ उनसे राजा सूर्य प्रताप सिंह ने अगर कहा होता
भाई साहब, आप तो 2 बार कौंसिल के मेंबर रह चुके हैं। कौंसिल का मोह उन्हें अब न था, लेकिन इस चुनौती के सामने ताल ठोकने के सिवा और कोई उपाय भी न था। एक मसलहत और भी थी। मिस्टर तनखा ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि आप खड़े हो जाएं, पीछे राजा साहब से 1 लाख की थैली लेकर बैठ जाइएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि राजा साहब बड़ी खुशी से 1 लाख दे देंगे। मेरी उनसे बातचीत हो चुकी है, पर अब मालूम हुआ राजा साहब राय साहब को परास्त करने का गौरव नहीं छोड़ना चाहते हैं, और इसका मुख्य कारण था राय साहब की लड़की की शादी कुंवर साहब से ठीक होना। 2 प्रभावशाली घरानों का संयोग वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक समझते थे। उधर राय साहब को ससुराली जायदाद मिलने की आशा थी। राजा साहब के पहलू में यह कांटा भी बुरी तरह खटक रहा था। कहीं वह जायदाद इन्हें मिल गई और कानून राय साहब के पक्ष में था ही, तब तो राजा साहब एक प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाएगा। इसलिए उनका धर्म था कि राय साहब को कुचल डालें और उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिला दें। बेचारे राय साहब बड़े संकट में पड़ गए थे। उन्हें यह संदेह होने लगा था कि केवल अपना मतलब निकालने के लिए मिस्टर तनखा ने उन्हें धोखा दिया। यह खबर मिली थी कि अब राजा साहब के पैरोकार हो गए हैं। यह राय साहब के घाव पर नमक था। उन्होंने कई बार तनखा को बुलाया था, मगर वह या तो घर पर मिलते ही न थे या आने का वादा करके भूल जाते थे। आखिर खुद उनसे मिलने का इरादा करके वो उनके पास जा पहुँचे। संयोग से मिस्टर तनखा घर पर मिल गए, मगर राय साहब को पूरे घंटे भर उनकी प्रतीक्षा करनी पड़े। यह वही मिस्टर तनखा है जो राय साहब के द्वार पर एक बार रोज़ हाजिरी दिया करते थे। आज इतना मिजाज हो गया है। जल्दी बैठे थे। ज्यों ही मिस्टर तनखा सजे सजाए मुंह में सिगार दबाए कमरे में आए और हाथ बढ़ाए कि राय साहब ने बम गोला छोड़ दिया। मैं घंटे भर से यहाँ बैठा हुआ हूँ और आप निकलते निकलते अब निकले हैं। मैं इसे अपनी तौहीन समझता हूँ। मिस्टर तनखा ने एक सोफे पर बैठकर निश्चिंत भाव से धुआं उड़ाते हुए कहा, मुझे इसका खेद है। मैं एक ज़रूरी काम में लगा था। आपको फ़ोन करके मुझसे समय ठीक कर लेना चाहिए था। आग में घी पड़ गया, मगर राय साहब ने क्रोध को दबाया। वह लड़ने ना आए थे। इस अपमान को पी जाने का ही अवसर था। बोले, गलती हुई। आजकल आपको बहुत कम फुर्सत रहती है शायद। जी हाँ, बहुत कम, वरना मैं अवश्य आता। मैं उसी मामले के बारे में आपसे पूछने आया था। समझौते की तो आशा नहीं मालूम होती। उधर तो जंग की तैयारियां बड़े ज़ोरों से हो रही हैं। राजा साहब को तो आप जानते ही हैं, झक्कड़ आदमी हैं, पूरे सन के। कोई न कोई धुन उन पर सवार रहती है। आजकल फिर किसी की नहीं सुनते, चाहे कितना ही नुकसान उठाना पड़े। कोई 40 लाख का बोझ सिर पर है, फिर भी वही दमखम है, वही अलल्ले तलल्ले खर्च हैं। पैसे को तो कुछ समझते ही नहीं। नौकरों का वेतन 6-6 महीने से बाकी पड़ा हुआ है, मगर हीरा महल बन रहा है। संगमरमर का तो फर्श है, पच्चीकारी ऐसी हो रही है, आंखें नहीं ठहरती। अफसरों के पास रोज़ डालियाँ जाती हैं। सुना है कोई अंग्रेज़ मैनेजर रखे हैं। फिर आपने कैसे कह दिया था कि आप समझौता करा देंगे? मुझसे जो कुछ हो सकता था वह मैंने किया। इसके सिवा मैं और क्या कर सकता था? अगर कोई व्यक्ति अपने 2-4 लाख रुपए फूकने पर ही तुला हुआ है तो क्या बस? राय साहब अब क्रोध न संभाल सकें, खासकर जब उन 2-4 लाख रुपए में से 10-20 हज़ार आपके हत्थे चढ़ने की आशा हो। मिस्टर तनखा क्यों दबते? बोले, राय साहब, अब आप साफ साफ न कहलाइए। यहाँ न मैं सन्यासी हूँ न आप। हम सभी कुछ न कुछ कमाने ही निकले हैं। आँख के अंधों और गांठ के पूरों की तलाश आपको भी उतनी है जितनी मुझको। आपसे मैंने खड़े होने का प्रस्ताव किया। आप 1 लाख के लोभ से खड़े हो गए, मगर गोटी लाल हो जाती तो आज आप 1 लाख के स्वामी होते
और बिना एक पाई कर्ज लिए कुंवर साहब से संबंध भी हो जाता और मुकदमा भी दायर हो जाता। मगर आपके दुर्भाग्य से वह चाल पलट गए। जब आप ही ठाठ पर रह गए तो मुझे क्या मिलता। आखिर मैंने झक मारकर उनकी पूँछ पकड़ी। किसी न किसी तरह यह वैतरणी तो पार करनी है। राय साहब को ऐसा आवेश आ रहा था कि इस दुष्ट को गोली मार दें। इसी बदमाश ने सब जवाब दिखाकर उन्हें खड़ा किया और अब अपनी सफाई दे रहा है। पीठ में धूल भी नहीं लगने देता। लेकिन परिस्थिति जबान बंद किए हुए थी। तो अब आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ही समझिए। मैं 50,000 पर भी समझौता करने को तैयार हूँ। राजा साहब किसी तरह न मानेंगे। 25,000 पर तो मान जाएंगे। कोई आशा नहीं, साहब कह चुके हैं। वह कह चुके हैं या आप कह रहे हैं? आप मुझे झूठा समझते हैं। राय साहब ने विनम्र स्वर में कहा, मैं आपको झूठा नहीं समझता, लेकिन इतना ज़रूर समझता हूँ कि आप चाहते तो मामला हो जाता। तो आपका ख्याल है मैंने समझौता नहीं होने दिया? नहीं, यह मेरा मतलब नहीं है। इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप चाहते तो काम हो जाता और मैं इस झमेले में न पड़ता। मिस्टर तनखा ने घड़ी की तरफ देखकर कहा, तो राय साहब, अगर आप साफ कहलाना चाहते हैं तो सुनिए। अगर आपने 10,000 का चेक मेरे हाथ में रख दिया होता तो आज निश्चय 1 लाख के स्वामी होते। आप शायद चाहते होंगे जब आपको राजा साहब से रुपए मिल जाते तो आप मुझे 1,000-2,000 दे देते, तो मैं ऐसी कच्ची गोली नहीं खेलता। आप राजा साहब से रुपए लेकर तिजोरी में रखते और मुझे अंगूठा दिखा देते। फिर मैं आपका क्या बना लेता, बतलाइए? कहीं नालिश फरियाद तो नहीं कर सकता था? राय साहब ने आहत नेत्रों से उसे देखा। इसे बेईमानी समझते हैं। तनखा ने कुर्सी से उठते हुए कहा, इसे बेईमानी कौन समझता है? आजकल यही चतुराई है, कैसे दूसरों को उल्लू बनाया जा सके, यही सफल नीति है और आप इसके आचार्य हैं। राय साहब ने मुट्ठी बांधकर कहा, मैं? जी हाँ, आप। पहले चुनाव में मैंने जी जान से आपकी पैरवी की। आपने बड़ी मुश्किल से रो धोकर 500 रुपये दिए। दूसरे चुनाव में आप एक सड़ी सी टूटी फूटी कार देकर अपना गला छुड़ाया। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। वह कमरे से निकल गए और कार लाने का हुक्म दिया। राय साहब का खून खौल रहा था। इस अशिष्टता की भी कोई हद है। एक तो घंटे भर इंतज़ार कराया और अब इतनी बेमुरौवती से पेश आकर उन्हें ज़बरदस्ती घर से निकाल रहा है। अगर उन्हें विश्वास होता कि वो मिस्टर तनखा को पटकनी दे सकते हैं तो कभी न चूकते, मगर तनखा डील डॉल में उनसे सवाए थे। जब मिस्टर तनखा ने हॉर्न बजाया तो अभी आकर अपनी कार में बैठे और सीधे मिस्टर खन्ना के पास पहुँचे। 9 बज रहे थे, मगर खन्ना साहब अभी तक मीठी नींद का आनंद ले रहे थे। वह 2 बजे रात के पहले कभी न सोते थे और 9 बजे तक सोना स्वाभाविक ही था। यहाँ भी राय साहब को आधा घंटा बैठना पड़ा। इसलिए जब कोई 9:30 बजे मिस्टर खन्ना मुस्कुराते हुए निकले तो राय साहब ने डांट बताई, अच्छा, अब सरकार की नींद खुली है, 9:30 बजे रुपए जमा कर लिए हैं ना? जब ये बेफिक्री है। मेरी तरह ताल्लुकेदार होते तो अब तक आप भी किसी के द्वार पर खड़े होते। बैठे बैठे सिर में चक्कर आ जाता। मिस्टर खन्ना ने सिगरेट केस उनकी तरफ बढ़ाते हुए प्रसन्न मुख से कहा, रात सोने में बड़ी देर हो गई, इस वक्त किधर से आ रहे हैं? राय साहब ने थोड़े से शब्दों में अपनी सारी कठिनाइयाँ बयान कर दी। दिल में खन्ना को गालियाँ देते थे, जिनका सपाटी होकर भी सदैव उन्हें ठगने की फिक्र किया करता था, मगर मुंह पर उसकी खुशामद करते थे। खन्ना ने ऐसा भाव बनाया मानो उन्हें बड़ी चिंता हो गई है। बोले, मेरी तो सलाह है, आप इलेक्शन को गोली मारे और अपने सालों पर मुकदमा दायर कर दें। रही शादी, वह तो 3 दिन का तमाशा है, उसके पीछे जेरबार होना मुनासिब नहीं।
कुंवर साहब मेरे दोस्त हैं, लेन देन का कोई सवाल न उठने पाएगा। राय साहब ने व्यंग करके कहा, आप ये भूल जाते हैं कि मिस्टर खन्ना, मैं बैंकर नहीं ताल्लुकेदार हूँ। कुंवर साहब दहेज नहीं मांगते, उन्हें ईश्वर ने सब कुछ दिया है। लेकिन आप जानते हैं, ये मेरी अकेली लड़की है और उसकी माँ मर चुकी है। वह जिंदा होती तो शायद सारा घर लुटा कर भी उसे संतोष न होता। तब शायद मैं उसे हाथ रोककर खर्च करने का आदेश देता। लेकिन अब तो मैं उसकी माँ भी हूँ और बाप भी हूँ। अगर मुझे अपने हृदय का रक्त निकाल कर भी देना पड़े तो मैं खुशी से दे दूँगा। इस विधुर जीवन में मैंने संतान प्रेम से ही अपनी आत्मा की प्यास बुझाई है। दोनों बच्चों के प्यार में ही अपने पत्नी व्रत का पालन किया है। मेरे लिए असंभव है कि शुभ अवसर पर अपने दिल के अरमान न निकालूं। मैं अपने मन को तो समझा सकता हूँ, पर जिसे मैं पत्नी का आदेश समझता हूँ उसे नहीं समझाया जा सकता। और इलेक्शन के मैदान से भागना भी मेरे लिए संभव नहीं है। मैं जानता हूँ मैं हारूंगा। राजा साहब से मेरा कोई मुकाबला नहीं, लेकिन राजा साहब को इतना ज़रूर दिखा देना चाहता हूँ कि अमरपाल सिंह नर्म चारा नहीं है और मुकदमा दायर करना तो आवश्यक ही है। उसी पर तो सारा दारोमदार है। अब आप बताइए, आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? मेरे डायरेक्टरों का इस विषय में जो हुक्म है वो आप जानती हैं, और राजा साहब भी हमारे डायरेक्टर हैं, यह भी आपको मालूम है। पिछला वसूल करने के लिए बार बार ताकीद हो रही है। कोई नया मामला तो शायद ही हो सके। राय साहब ने मुंह लटका कर कहा, आप तो मेरा डोंगा ही डुबा देते हैं मिस्टर खन्ना। मेरे पास जो कुछ नीच का है वह आपका है, लेकिन बैंक के मामले में तो मुझे अपने स्वामियों के आदेशों का मानना ही पड़ेगा। अगर यह जायदाद हाथ आ गए